पिछला तुम्हारा हो गया था, थोड़ा सा लास्ट का 10-12 मिनट का जो बचा है। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें बेस भी होता है, शुगर भी होता है और फॉस्फेट भी होता है, उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते थे। और जिसमें सिर्फ बेस होता था और जिसमें सिर्फ शुगर होता था उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते थे। देख लो बाय वाला है, देख लो बाय वाला है, ठीक है। तो क्या है कि जनरली डीएनए में जब आप बोलते हो डेफिनेशन उसकी, तो डीएनए की डेफिनेशन में क्या बोलते हो कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यही आप बोलते हो। तो एक्चुअल क्या है, ये रहा आपका बेस, ये रहा आपका शुगर और ये रहा आपका फॉस्फेट। तो ये जो बेस शुगर फॉस्फेट आपने बोला है, ये बेस शुगर फॉस्फेट मिलके क्या बन गया है यहाँ, न्यूक्लियोटाइड। सेम ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड नीचे और बन गया। तो क्योंकि डीएनए को आपने कहा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, अब ये सब न्यूक्लियोटाइड आपस में अरेंज होंगे, या आप सिंपली इनको बोल सकते हो कि इन न्यूक्लियोटाइड का वहां पर क्या होगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अब मेन पॉइंट समझो, बेस आपको समझना है, बेस शुगर पे, शुगर के पहले कार्बन पर ही बेस बैठेगा, ये याद करो अब, क्योंकि चाहे बायो का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, पूछा जाएगा आपसे कि शुगर में शुगर के कौन से कार्बन पर बेस बैठता है। तो शुगर के पहले कार्बन पर बेस बैठता है, पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट बैठता है। ये दिमाग में रखिएगा, शुगर के पहले कार्बन पर बेस बैठेगा और पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट बैठेगा। शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अब होता क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड था, जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है तो वो पहले वाले शुगर के तीसरे कार्बन पर अटैक करता है। तो ये आपका दूसरा था, तो ये तीसरा यही है, तो ये देखो तीसरा वाला है। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड पुराने वाले शुगर के तीसरे पर अटैक करेगा, वहां का H रिमूव करेगा, और ये O जो भी यहां पे O और H, तो O और H मिलके क्या रिमूव कर देगा, वाटर। और यहां का जो O बच गया वो O डायरेक्टली किससे बॉन्ड बना लेगा, P से। देखो यहां का H और यहां का O, ये H2O निकल जाएगा, तो यहां वाली जगह हो गई खाली। ये जो जगह खाली हुई है इससे बॉन्ड फिर कौन बना लेगा, ये वाला O बना लेगा, तो ये बना लिया O। तो ये O एक्चुअल शुगर का है, OH वाला ही था जो H निकल गया, और इसके फास्फोरस के पास जो O था वो तो चला गया। तो ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ऊपर और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, या दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उसको फॉस्फोडाइस्टर। तीन चीजें हैं, पहला शुगर के पहले कार्बन पर बेस बैठता है, शुगर के पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट बैठता है, शुगर के तीसरे कार्बन पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट आके बैठता है। ठीक ऐसे बनता है। अब लास्ट में क्योंकि ये यहां बनता है आपका 5 प्राइम, 5 इंड वाला यहां खाली रहता है, और जब ये ऐसे करते हुए जाओगे तो क्योंकि इनकेस अगर इसको मिटा दिया जाए तो तीसरा वाला खाली रहता है, तो इधर वाला एंड जो, क्योंकि अगला यही तीसरे से ही अटैच होगा, अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया तो इधर से एंड आपका स्टार्ट होता है 5 प्राइम। बायो में 5 प्राइम के करते हैं कि डीएनए आपका डबल हेलिक्स होता है, तो एक हिस्सा यहां छूट जाता है 5 प्राइम और उसके अपोजिट वाला हिस्सा छूट जाता है, यही 3 डैश उठता है वहां पे, तो इसीलिए आप इसको 5-2-3 लिखते हो। दूसरा, हमारे पास जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसको फ्रांसिस और क्रूक ने ये समझाया था कि जो हमारा डीएनए होता है वो हेलिक्स मॉडल होता है। हेलिक्स का मतलब होता है वो ऐसे फॉर्म में है, ठीक है, गोल गोल रिपीट। जैसे आप चोटी बनाते हो तो वो हेलिक्स फॉर्म होती है। तो फ्रांसिस और क्रूक ने कहा था कि जो डीएनए होता है एक्चुअल में वो आपका हेलिक्स फॉर्म में होता है। कुछ ज्यादा ही बन गया। ये आपका हेलिक्स फॉर्म इसी को कहते हैं। तो अगर ये साइड वाला 5 है तो इसका अपोजिट ये साइड वाला हमेशा 3 रहेगा, और अगर ये 3 है तो ये हमेशा
5 रहेगा। और ये क्लियर कट कहा जाता था कि डीएनए एंटी पैरेलल होता है। डीएनए की प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी, बायो की एनसीईआरटी में उसने लिखा है एंटी पैरेलल होना चाहिए। अगर 5 प्राइम है तो सामने 3 प्राइम ही होना चाहिए, और अगर यहाँ 3 है तो सामने 5। अब अधिक डिटेल के लिए आप मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़े होंगे, क्योंकि जब रेप्लिकेशन होता है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काटने पहुंचता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होने पहुंचता है, तो यही बीच में से पहले वो लाइगेज हेलिकेज यही इनका नाइट्रोजनस बेस काटता हुआ चलता है, तो इसीलिए ये होना जरूरी है। दूसरा रेप्लिकेशन फॉक आपने पढ़ा होगा, तो रेप्लिकेशन फॉक में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, उसकी शर्त ही यही थी कि हम जब भी काम करेंगे हमेशा 5 प्राइम से ही शुरू करेंगे। तो ये सब रीजंस हैं। अब ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इनके बीच में ये जो आप देखते हो ये बेसिकली क्या होता है, आपका बेसेस होते हैं। जैसे सीढ़ी देखे हो, 2 सीढ़ी ऐसे हो गई जो नॉर्मली घर में बांस वाली बनती है, और उसको बीच में जोड़ने वाला बोल रहा होता है ना, इसको चढ़ते हो, तो बस जो दोनों किनारे वाला हो गया वो समझ लिए डीएनए का बैकबोन है। तो डीएनए का जो बैकबोन होता है वो शुगर और फॉस्फेट होता है। और एक मान लो जैसे सीढ़ी हो गया आगे आपकी, और मान लो ये दूसरी वाली हो गई, ये ऐसी हो गई, तो इधर वाला 3 डैश हो जाएगा, इधर वाला आपका 5 डैश। अब ये मान लो सीढ़ी, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, अब इन दोनों को आपस में जो बीच में जोड़ता है ये बेसिकली यहां पर कौन होता है, आपका ये बेस होता है। आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए का बैकबोन कौन है, तो ये जो डंडा दोनों है यही है। अब इसी को जानते हो, ये एक्सटेंड कर दिया। आप इमेजिन करो ये ब्लू वाला पकड़ो, ऐसे ब्लू वाला इसमें से निकाल लो तो ये सीधा हो जाएगा, ऐसे ब्लैक वाला पकड़ो, ब्लैक वाले पकड़ो, ब्लैक वाले को एक्सटेंड कर दो, ये तो ऐसे 2 डंडी लाइन बन जाएगी। तो इसमें शुगर और फॉस्फेट, जो आपका शुगर होता है और जो इसमें आपका फॉस्फेट होता है, वो डीएनए की बैकबोन होती है, और शुगर और फॉस्फेट को जोड़ने वाला आपका बेस होता है। बाकी बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, शुगर और बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट के बीच में एस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर के पहले कार्बन पर बेस बैठता है, 5वें कार्बन पर फॉस्फेट बैठता है, तीसरे कार्बन पर नया वाला न्यूक्लियोटाइड आके बैठता है। ये 2-3 चीजें आपसे क्रॉस में वो पूछेंगे जो आपसे करेंगे, ठीक। चलो उसके बाद एनसीईआरटी अगर न्यूक्लिक एसिड, हाँ चलो ये न्यूक्लिक एसिड, every generation of each and every species resembles its ancestor in many ways. How are these characteristics transmitted from one generation to another? इस बायो में भी एक सवाल था कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ये एक बहुत प्राइम सवाल था कि माता पिता के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे जाते हैं, या कौन लेके उन्हें जाता है। तो इसके लिए फिर आपको शायद ध्यान में होगा कि डीएनए बायो में एक्सपेरिमेंट करवाया गया था। मेंडल ने इसी बात का तो एक्सपेरिमेंट किया था कि आप लिविंग पे कर नहीं सकते थे, तो मेंडल ने इसी बात का एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे माता पिता से या एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में जा रहा है। तो वो क्योंकि मटर के पौधे किए थे, तो एक्चुअल उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर जो ले जाता है वो बेसिकली क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम ही उस कैरेक्टर को एक वन टू अनदर जनरेशन लेके जाता है। गैमीट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं। तो उन्होंने 3 लॉ प्रपोज किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये था। तीसरा एक सवाल फिर ये पूछा गया था कि कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा दिखता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिखता है, ऐसा क्यों, क्या रीजन है? तो क्योंकि माता पिता से डीएनए या क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ है उनके बच्चे में, तो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होगी एज इट इज वही बच्चे पास हो जाएगा। तो इसीलिए इंसान का बच्चा इंसान की तरह दिखता है, क्योंकि डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन पहले से प्रीलोडेड है कि बच्चे को काला बनना है, गोरा बनना है, लंबा छोटा घुंघराला क्या बनना है, सारी इंफॉर्मेशन वहां लोडेड है। ठीक है। It has been observed that nucleus of a living cell is responsible for the transmission of inherent character, also called heredity. Heredity का मतलब होता है, 2 चीजें हैं, एक है हेरिडिटी, एक है एवोल्यूशन, 2 चीजें आती हैं। तो जो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है माता पिता से या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। वैल्यूएबल कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर, जैसे उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर 2 कान सब 2-2 है, वैसे ही सेम टू सेम आपके पास है। तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है। The particles in nucleus of a cell responsible for heredity called chromosome. न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल होता है जो इस ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अच्छा बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड डीएनए? बायो वाले हो और डीएनए
क्या होता है डिफरेंस? क्रोमोसोम और डीएनए में क्या डिफरेंस? क्रोमोसोम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। नहीं तो डीएनए फिर क्या हुआ? डीएनए भी स्मॉल यूनिट है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफर है। क्रोमोसोम बेसिकली जैसे जब डीएनए आपस में कंबाइन हो जाता है, ठीक, क्योंकि डीएनए एक्चुअल डीएनए फॉर्म में रहता नहीं है, डीएनए आपका क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में रहता है। कुछ याद है 11th? थोड़ा बहुत पढ़े हो, बीट्स और न्यूक्लियोसोम हम पढ़ा थे 11th में। न्यूक्लियोसोम होता था, क्रोमैटिन थ्रेड होता था, फ्लेमिंग ने बेसिक डाई ऐड किया था, पिछले साल वाला उठाना बायो हम आधा पढ़ा चुके हैं, 11th में पढ़ा दिए थे। बेसिक डाई वो ऐड किए थे, हिस्टोन प्रोटीन होता था, हिस्टोन ऑक्टोमर होता था, H2A H2B, 4 ऊपर होते थे 4 नीचे होते थे, बीच में डंडा रहता था। तो क्या है कि आपका जो न्यूक्लियस जो डीएनए होता है वो थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन थ्रेड। उस क्रोमैटिन थ्रेड का होता है पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद सबसे जो लास्ट स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डीएनए होता है, और डीएनए नॉर्मली डीएनए अगर बोलोगे तो क्रोमैटिन थ्रेड इज नोन एज डीएनए। आप एक थ्रेड ही है वो, बाकी जब वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जाता है उसी का नाम क्रोमोसोम कर दिया जाता है। which are made up of protein and another type of biomolecules called nucleic acid, ठीक है। These are mainly two types, deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid that is RNA। RNA में कौन सा शुगर होता है? राइबो शुगर। और डीएनए में? और इन दोनों के फादर कौन है? पेंटोज शुगर। कितने कार्बन होंगे? हाँ, तो ये सब याद रखो। Since nucleic acid are long chain polymer of nucleotide, यही long chain of polymer nucleotide, so they are also called polynucleotide, ठीक। Chemical composition of nucleic acid, complete hydrolysis of DNA और RNA yield से पेंटोज शुगर, ठीक है। आपको डीएनए और RNA जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पेंटोज शुगर मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे, जो कि इनको आप बेसिस बोल सकते हो। In DNA molecule, the sugar moiety is beta 2 deoxyribose, whereas RNA beta D ribose। थोड़ा सा वो एडवांस कर दिया उस चीज को कि बीटा D2 deoxyribose, ठीक है। और ऐसे 2 क्यों लिखा है, कल वाले लेक्चर में बताए थे कि आरएनए का जब वो राइबोज शुगर होता था उसके सेकंड कार्बन का ऑक्सीजन निकलवा लेते थे, इसीलिए वो 2 deoxyribose लिखा है। बीटा इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका ये जहां ये होता था, ये आपका इससे अटैच कार्बन अल्फा हो गया और इसके बगल वाला कार्बन, तो इसीलिए बोला है वो बीटा 2 deoxyribose, ठीक है। बाकी कोई इतना है नहीं, नीचे स्ट्रक्चर भी उसने दे के दोनों क्लियर कट करके उसने समझा दिया है, ठीक है। DNA contain 4 bases, that is adenine, guanine, cytosine and thymine। RNA also contain 4 bases. The first 3 bases are same in DNA, but fourth one is uracil। अब आपको यूरेसिल और थाइमिन के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताए थे कि जब यूरेसिल में मेथिल ग्रुप ऐड कर देते हो तो वही क्या बन जाता है, थाइमिन बन जाता है, ठीक है। बाकी एडेनिन और ग्वाइनिन जरा ध्यान से देखो, बाइसाइक्लिक है, वो हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब 2 साइकिल है उसमें। और जो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है, ये सब तीनों के तीनों सिंगल साइकिल है। तो वो मैं अलग से कल आपको लेक्चर दे दिया था, मोनोसाइक्लिक और बाइसाइक्लिक करके। तो एडेनिन और ग्वानिन को हम क्या बोलते थे, प्यूरिन। तो प्यूरिन आपका सिंगल साइक्लिक हो, बाइसाइक्लिक है। और जो पिरिमिडीन है दैट इज साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ये आपका मोनोसाइक्लिक है, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, a unit formed by the attachment of base। अब समझो, देखो, unit performed by the attachment of a base to a first position of sugar is known as nucleoside। बेस जो होता है वो शुगर के फर्स्ट पोजीशन पर ही अटैच हो जाता है, और बेस और शुगर के अटैचमेंट को ही क्या बोलते हैं, बेस और शुगर को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। इन न्यूक्लियोसाइड the sugar carbons are numbered as 1 prime, 2 prime, 3 prime in order to distinguish these from the bases। when nucleoside is linked to a phosphoric acid at 5th position of sugar। तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो शुगर के 5th पोजीशन पर जाके, शुगर के 5th पोजीशन पर जाके फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है, ठीक है। बाकी नीचे फिगर समझा दिया, मैंने करवा दिया यहाँ पे। न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, जो कि 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो 5 इधर छूटता है और 3, मतलब 5 इधर से अटैच होगा, 3 इधर से अटैच होगा। An atom of pentose sugar,
द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड इज शोन। वो आपको बुक में फिगर बना दिया है, एज इट इज मैंने भी वही बनाया समझाने के लिए ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। बाकी information regarding the sequence of nucleotide in the chain of a nucleic acid is called primary structure. Nucleic acid have a secondary structure also. James Watson and Francis Crick gave a double stranded, ये पूछा जाएगा कि who gave double stranded helix structure of DNA, कौन दिया था डबल है, क्योंकि सिंगल में वो लोग जानते थे, तो फ्रांसिस एंड क्रूक, वॉटसन एंड क्रीक ने इन दोनों ने दिया था कि डबल हेलिक्स होता है। टू न्यूक्लियाई acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bonds। तो ये जो दोनों बॉन्ड ये दोनों होता है, देखो जैसे मान के चलो ऐसे समझो, ये एक चेन, ये एक पूरा एक सेटअप हो गया, एक हो ऐसे सेम इसके सामने एक दूसरा रहेगा, तो इधर का और इधर का दोनों का बेस आपस में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, चालू था, चल रहा है, हाँ, तो ऐसे अगर बनाना हो तो सामने, ये तो देखो मैंने एक डंडा बना दिया, अभी इसके सामने बनाना हो तो एक दूसरा बेस बना लो, ऐसे यहां आप बेस लिख दो और फिर उसके बाद यहां पे आप ऑक्सीजन बना लो, इससे आप CH2 ऐड कर दो सेम, उसके बाद 1 2 3 इससे आप सोचो सेम ऐसे ही, फिर दूसरा अटैच होगा तो ये 5 to 3 ये चलेगा, फिर नीचे इधर से 3 to 5 ये चलेगा, एक स्ट्रैंड ये हो गई, एक स्ट्रैंड ये हो गई, और दोनों स्ट्रैंड आपस में यहाँ ये बेसिस में ऐड हो जाते हैं, तो बेस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता था, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था, तो वही वो कह रहा है, ठीक। The two strands are complementary to each other because the hydrogen bond are formed between specific pair of bases। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, अगर एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 चलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, और हाइड्रोजन बेसेस इनको कंबाइन करते हैं। एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, वेयर साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन विद ग्वानिन। अच्छा, इसने लिखा नहीं कितना कितना बनता है, एडेनिन थाइमिन के साथ या यूरेसिल के साथ 2 बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA हेलिसेस आर प्रेजेंट वेयर आर ओनली सिंगल। तो ये डिफरेंस में याद रखिएगा कि DNA आपका डबल स्टैंडर्ड होता है जबकि RNA आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्फ टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, कभी कभी ये अपने आप को फोल्ड करके डबल हेलिक्स बनाते हैं। RNA मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरीके के होते हैं और इन तीनों के अलग अलग अपने फंक्शंस हैं। पहला है आपका mRNA, दैट इज मैसेंजर RNA, सेकंड इज राइबोसोमल RNA, दैट इज rRNA, एंड थर्ड इज आर ट्रांसफर RNA, दैट इज tRNA। अब क्योंकि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं है, जो बायो वाले हैं उन्होंने इन तीनों का योगदान अच्छे से पढ़ा होगा कि जब ट्रांसलेशन होता है तो राइबोसोमल का काम होता है प्रोटीन बनाना, ट्रांसफर का काम होता था अमीनो एसिड पकड़ पकड़ के लाना, और मैसेंजर तो पूरी इंफॉर्मेशन ही होती थी। तो बायो वालों ने डिटेल पढ़ा होगा इसका। आप सिर्फ इतना जानिए कि RNA 3 तरीके का होता है, क्योंकि मैथ वाले भी रहते हैं, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस इतना जानिए कि RNA 3 तरीके का होता है, mRNA, tRNA और RNA। डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, ये मान के चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA, तो आप बहुत सारे डिफरेंसेस दे सकते हो। पहला फुल फॉर्म पे डिफरेंस बता दो, दूसरा आप स्ट्रक्चर बता सकते हो, भाई उनमें राइबोस शुगर होता है, इनमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, उनके दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन होता है, इनके दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता है। उसके बाद आप बेसिस बता सकते हो कि उनके पास यूरेसिल होता है, इनके पास एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल थाइमिन होता है, ये बता सकते हो। वो डबल हेलिक्स होते हैं, RNA सिंगल हेलिक्स होता है। RNA के कई टाइप्स होते हैं, DNA का कोई टाइप्स नहीं होता है। DNA मोर स्टेबल होता है कंपैरिजन टू RNA, इसीलिए तो प्रकृति ने सिचुएट किया ना DNA। पहले जेनेटिक मटेरियल कौन था? RNA ही था, DNA नहीं था। पहले जेनेटिक मटेरियल आपका RNA ही था, वो तो बाद में प्रकृति ने इसको थोड़ा सा सिस्टमाइफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया। अच्छा, उसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है कि जैसे एक ही इंसान पर लोड ज्यादा पड़ रहा था, RNA क्या है, डबल काम कर रहा था, वो एक साथ दो काम कर रहा था। जैसे जो आपसे अगर किसी ने पूछा ना कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की कौन सा है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल आपका पहला जेनेटिक मटेरियल आपका कौन है? वो RNA ही है। अब RNA उस टाइम पे RNA 2 फंक्शन रिवॉल्व करता था। पहला, ये तो एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल वाला काम तो ये कर ही रहा था, जेनेटिक मटेरियल वाला तो काम कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ RNA आपका
एंजाइम की तरह भी काम कर रहा था, और आरएनए जब एंजाइम की तरह काम करता है देन दिस इज नोन एज राइबोजाइम। ये है, पूछा जाएगा कि आरएनए जब एंजाइम की तरह काम करता है तो उसी को राइबोजाइम। ड्यू टू सर्टेन एवोल्यूशंस चीजें हुई, प्रकृति ने ये किया, तो उसने कहा कि लोड ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि आरएनए दो काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर बाद में उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा एवोल्यूशन करके शिफ्ट किया, और फिर आप कह सकते हो सेकेंड जेनेटिक मटेरियल उन्होंने प्रकृति ने फिर से सेट किया। जेनेटिक मटेरियल प्रकृति ने फिर से सेट किया, और जो उसके बाद जो निकला उसके लिए स्पेसिफिकली बना दिया गया डीएनए। तो पहला जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए नहीं था। आज भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। कोई एग्जांपल? सबसे कॉमन टोबैको मोज़ैक वायरस, टीएमवी, और वायरसेस में भी बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर आज भी जेनेटिक मटेरियल कौन है? वायरस, ये आरएनए ही है। वो रेप्लिकेशन करने के लिए पहले आप आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आरएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस इज, और तो एंजाइम जिसमें ये लगता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगता है एंजाइम। पता नहीं क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, बोझा ही बन जा रहे तुम लोग। बाकी अच्छा ये तो पढ़ाया गया होगा ना कि अगर आपके पास डीएनए है तो डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते थे? डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और अगर आपका डीएनए से, अगर आप डीएनए से एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए अगर ये बनाते हो तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते थे? इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक। और अगर आप आरएनए से अगर आप प्रोटीन बनाते हैं, आरएनए से अगर आप प्रोटीन बनाते हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब अगर किसी कहीं पर अगर ऐसा हुआ कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो पहले उसको ऑर्गेनिज्म को अपना क्या बनाना पड़ेगा? डीएनए। तो क्योंकि उल्टा जाना पड़ेगा तो इसीलिए उस प्रोसेस का नाम फिर रखा गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम यूज किया गया दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर खोलो, ठीक है, जो बुक है साथ में, तो बुक खोलो और राइट पेज पे ही ऊपर वो पूछा है, राइट पेज पे ऊपर पूछा है 2-3 पेज के बाद कि अगर प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे और उसके एंजाइम को क्या बोलेंगे। जहां न्यूक्लियोसोम वाला फिगर है उसी के ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछी है आपसे, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को एनसीईआरटी ने क्या बोला है पता है? बायो की एनसीईआरटी ने इसको क्या बोला है, नाम दिया है इसको कुछ उसने। जब पेपर में माइबून पूछेगा तो क्या लिखोगे? पता चले, पता तो है लेकिन लिख नहीं पाए पेपर में। एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है? यार बड़ी दयनीय स्थिति है यार, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? अब तो शुरू कर दो पढ़ना। एनसीईआरटी इसको सेंट्रल डोगमा बोलती है। बायो की एनसीईआरटी इसको सेंट्रल डोगमा बोलती है। पेपर में आएगा राइट सेंट्रल डोगमा। अब पता नहीं, ये पता है लेकिन ये नहीं पता कि सेंट्रल डोगमा यही है, तो जाके एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें दिया सेंट्रल डोगमा आधार एप्लीकेशन टॉपिक सब एक्सप्लेन किया, उसके नीचे लाइन लिखी है उसने कि सेंट्रल डोगमा है ये। बेसिकली यही रूल फॉलो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में अंदर जब वो जाइगोट से उसका पूरी बॉडी बनती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज ए केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजर्व रहता है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। डीएनए इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। डीएनए की वजह से जो आइडेंटिटी किसी के इंडिविजुअल की होती थी वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहती थी, एक बरकरार स्टेबिलिटी रहती थी उसके पास।
DNA molecule is capable of self duplication during cell division and identical DNA strand transfer to daughter cell. DNA के अंदर ही काबिलियत होती थी कि वो खुद ही अपने आप को अंदर को डिवाइड कर सकती थी, जबकि एप्लीकेशन RNA के वैसी काबिलियत नहीं है, तो खुद ही वो डिवाइड हो जाती थी और खुद ही आगे चल के डॉटर सेल बन के अपने बच्चों में जो आगे ट्रांसफर होना तो ट्रांसफर हो जाता था। Another important function of nucleic acid is the protein synthesis in the cell. ठीक है, लाइन याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। जैसे इसने तो बीच में लिख दिया ना, जैसे आप क्या न्यूक्लिक एसिड जब आपसे कहा जाएगा राइट टू फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो एक तो आप बता दोगे न्यूक्लिक एसिड वर्क्स एज ए जेनेटिक मटेरियल, दूसरा क्या लिखोगे वहां, दूसरा पता नहीं है न्यूक्लिक एसिड, तो वो दिया है कि अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो न्यूक्लिक एसिड का दो फंक्शन है, एक तो वो जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा ही करेगा, साथ में आपका वो प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर देगा। Actually, the proteins are synthesized by various RNA molecules in the cell, but the message for that synthesis of particular proteins present in DNA. कौन सा प्रोटीन बनना है, सुनो, कौन सा प्रोटीन बनना है ये डिसाइड कौन करेगा, वो DNA ही करता है, लेकिन बनने के लिए तो फिर RNA आपको चाहिए ही, और RNA में कौन सा वाला RNA चाहिए, राइबोसोमल RNA, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये थोड़ा सा कट क्रॉस है, इन सबको थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक, चलो उतारो पहले इसको, तब वो समराइज करे पूरा। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे इसमें बेसिकली वो पूछेंगे कि किसी भी मटेरियल को अगर आपको जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उसके अंदर आपके पास बेसिकली कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, कि वो जेनेटिक मटेरियल बन सकता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल के लिख लो, याद रहे, देखो कंडीशन टू बिकम अ जेनेटिक मटेरियल, कंडीशन टू बिकम ए जेनेटिक मटेरियल, कंडीशन टू बिकम ए जेनेटिक मटेरियल। पहला लिखो, इट शुड बी एबल टू जनरेट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ब्रैकेट में रेप्लिकेशन, वो अपना रेप्लिका रेडी कर सके, जो डीएनए ही कर सकता है, आरएनए नहीं कर सकता है, आरएनए अपने आप को नहीं बना सकता है, डीएनए बना सकता है, तो जो अपने आप को बना सकता है वही जेनेटिक मटेरियल बन सकता है, डीएनए कर सकता है, इसीलिए। दूसरा, इट शुड केमिकली, दूसरा पॉइंट, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा और जो केमिकली स्ट्रक्चर के हिसाब स्टेबल होगा वो ज्यादा करेगा, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसके पीछे रीजन पूछा जाएगा कि डीएनए स्टेबल क्यों है, तो इसका रीजन इसका स्ट्रक्चर ही आपको देगा। अभी आपने जब आरएनए का स्ट्रक्चर बनाया था, राइबोज शुगर का जब आपने स्ट्रक्चर बनाया था, तो बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ आप पीछे आपने बनाया है, सिर्फ आप मेन उस पर ध्यान दो, बाकी चीजें तो सब सेम रहती हैं। ध्यान, किस कार्बन का ऑक्सीजन हटता था, किस कार्बन से, दूसरे, तो यहां पर बेसिकली OH रहता था और यहां पे बेसिकली O हट जाता था, तो यहां पे सिर्फ क्या रहता था। अब इस बात को समझो, ठीक है, ये तो आपका हो गया CH2OH और ये हो गया आपका CH2OH, बाकी ये भी आपका OH, ये भी आपका OH और ये भी आपका OHH, ठीक है, और ये आपका H, सेम काम, ये H और ये H, ये OH। अब आप जरा ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ कार्बन की बॉन्डिंग किससे है, ऑक्सीजन से, और यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है उसकी बॉन्डिंग किससे है। अब आप ये समझिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा होती है तो वो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, जबकि केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या मानी गई है,
सेम मानी गई, लगभग सेम मानी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, चलो आएगा कोई दिक्कत नहीं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ हाइड्रोजन से ज्यादा है, वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप पहले तुलना सीख लो, इनका जो ऑक्सीजन है और इनका जो कार्बन, भाई यहाँ ऑक्सीजन खींच रहा है और यहाँ कार्बन खींच रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा इंटेंस से खींचेगा। तो ये जो यहाँ का जो पूरा बॉन्ड होगा उसकी पोलैरिटी और यहाँ का जो बॉन्ड होगा उसकी पोलैरिटी, दोनों में से किस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा रहेगी? इसकी, क्योंकि यहाँ खींचने वाला कौन? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है तो पोलैरिटी ज्यादा रखेगा बॉन्ड में वो। यहाँ भाई कार्बन हाइड्रोजन वैसे भी दोनों के इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा पर, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी, बॉन्ड में जो पोलैरिटी होगी वो ज्यादा होगी। और पोलैरिटी अगर ज्यादा हो गई तो उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा? आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएगी। और इसके पास जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी इसकी हो जाएगी थोड़ी सी डाउन। ये जो है ये किसका वाला है? राइबोज शुगर है ना, तो राइबोज शुगर बेसिकली आरएनए है और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तो ये बेसिकली डीएनए। तो डीएनए में पोलैरिटी कम होती है, रिपल्शन कम होता है, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जबकि आरएनए के केस में पोलैरिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है। इसीलिए डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। चाहे ये बायो पूछे चाहे ये केमिस्ट्री पूछेगा व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, तो नहीं कुछ भी आएगा तो दोनों का फिगर चिपका देना, खाली इतना ही लिख देना कि यहाँ ऑक्सीजन कार्बन खींच रहा है, पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ कम है, इसीलिए आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल वाइज ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है। इतना ही लिख के आओगे नंबर मिल जाएगा। ठीक, हो गया। तीसरा, अपने दिमाग में याद रखना, हर चीज लिखवाई नहीं जा सकती। तीसरा पॉइंट लिखो, इट शुड प्रोवाइड द scope for slow changes ब्रैकेट में म्यूटेशन ब्रैकेट बंद, that are required for evolution देखो, डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऐसा भी होना चाहिए कि अगर उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज एक बैक ना दे, चेंज को रजिस्ट करे। चेंज हो भी रहा है तो वो चेंज उसके अंदर धीरे धीरे हो। तो डीएनए रजिस्ट करता है तो म्यूटेशन तो आता है उसके अंदर, लेकिन बड़ा स्लोली आता है, जबकि आरएनए के अंदर चेंजेस बड़ी तेज आ जाता है। ठीक, तो जो अपने अंदर चेंजेस को रजिस्ट करेगा वो बन सकता है। एंड लास्ट लिख लो आप, लास्ट तो फिर बायो का हो गया, चलो कोई बात, इतना बहुत है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई जिनको जेनेटिक मटेरियल बनता है, उनके लिए कम से कम आपको 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ये सब आएगा पेपर में, तो पढ़ के जाइयो, खासकर मैथ वाले आरएनए डीएनए फुल फॉर्म नहीं लिख पाते हैं पेपर में। हुआ है पिछली बार वाले पेपर में, नहीं लिटरली हुआ है ये। हम लोग ने कॉपी चेक की है बोर्ड की, और स्कूल वाले में मैथ के बच्चे आरएनए डीएनए फुल फॉर्म नहीं लिख पा रहे हैं, जबकि 10th क्लास में भी था ये। हेरिडिटेड एवोल्यूशन था नहीं, मेंडेलियन कैरेक्टर था नहीं, पता इतना प्यार से मेंडल पढ़ा के आए थे, मेंडल कैरेक्टर अपना। चलो सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। इसका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो खुद सोचते जाओ, बोलते जाओ क्या क्या डिफरेंस लिख सकते हो। दूसरा, इसके अंदर जो शुगर होता है वो कौन सा होता है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। इनके अंदर कौन सा होता है? राइबोज शुगर, इनके अंदर ये होता है। तीसरा, इनके अंदर जो बेसेस प्रेजेंट होते हैं
बेसिस कौन कौन से होते हैं डीएनए के अंदर? बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनके अंदर बेसिस ये होते हैं। और आरएनए के अंदर जो बेसिस होते हैं वो बेसिकली आपके पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। चौथा, डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, डबल स्ट्रैंडर्ड। और आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है। ठीक है। पांचवा, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। और बताओ और क्या डिफरेंस दे सकते हो? और सोचो, डीएनए आरएनए में शुगर हो गया, बेस हो गया, सिंगल हो गया, लेस, मोर स्टेबल। तो वो आ गया ना, राइबोस शुगर और वो शुगर अलग अलग है तो स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगा। इसके टाइप्स नहीं होते, नो टाइप्स। डीएनए डीएनए ही होता है, कोई टाइप्स नहीं होता। इनके होते हैं टाइप्स। तो कितने होते हैं? पहला आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और तीसरा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और कोई सोचो, और डिफरेंस सोचो, सोचो सोचो। स्टेबल हो गया, ठीक है। और तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ। रेप्लिकेट कर सकता है, अभी लिखे ना, रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी इसके पास होती है, रेप्लिकेशन एबिलिटी इसके पास नहीं होती। डज नॉट हैव रेप्लिकेशन एबिलिटी, इसके पास नहीं होता। और सोचो, और तो मुझे नहीं दिख रहा। और बाकी तो मिलेगा तो लिख लीजिएगा। बेसिकली 7 भी बहुत है, इतना डिफरेंस अगर रखोगे कम से कम, मान के चलो पेपर में आने के चांसेस हैं, कम से कम ये आपके 2 से 3 नंबर में आने के चांसेस हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और लिख सकते हो, मिल गया। डीएनए लेस रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव लेस है, और ये आपका मोर रिएक्टिव है, थोड़ा मोर रिएक्टिव। ठीक है, बाकी तो हाँ उसका क्या बनेगा। हाँ देखो, शुगर के पहले कार्बन पर बेस अटैच होगा, शुगर के 5th कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा, शुगर के 3rd कार्बन पे न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा। बेस और शुगर को मिला के न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, बेस शुगर फॉस्फेट को मिला के न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पेंटोज शुगर 2 तरीके का होता है, राइबोस शुगर आरएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में होता है। बेस बेस के बीच के बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, बेस शुगर के बीच के बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में होगा, एडेनिन डबल बॉन्ड यूरेसिल के साथ आरएनए में होता है, क्योंकि आरएनए में एट द प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ आरएनए और डीएनए दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, हो गया। मान के चलिए 11-12 पॉइंट है, 11-12 पॉइंट से ही आपको 2-3 नंबर मिल जाएगा, देख लियो चाहे, गारंटी इजी मिल जाएगा। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। ये आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहीं भी लगाइए, आपका हो जाएगा। ये खत्म हो गया चैप्टर।